वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो डेट है वो है 5 जुलाई और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और आर्टिकल है वो सारा हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक्सपोर्ट जो है वो 16.8% हो गया है और इम्पोर्ट जो है वो 51% हो गया है। ठीक है, तो ये जो है इससे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। ये डेटा जो है वो हमारा ये जो डेटा है वो जून का है, क्योंकि हम लोग जुलाई में देख रहे हैं तो जो भी जुलाई में डेटा आता है वो सब जून का रहता है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है और इम्पोर्ट जो है वो कम हो रहा है, इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ट्रेड डेफिसिट ही हो जाता है, क्योंकि ये सब जो डेटा है जो हर महीने आते रहता है, तो ये सब नहीं पूछेगा सिर्फ यही कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। तो जब एक्सपोर्ट जो होता है वो कम होता है और जो इम्पोर्ट होता है वो जब ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में हम लोग को लॉस होता है। ठीक है, जब लॉस होता है क्योंकि जब इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारे जो कंट्री से पैसा है वो दूसरे देश में ज़्यादा जाएगा, तो उससे हमारा लॉस होता है और रेवेन्यू जो है वो कम आएगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, दूसरे कंपनी जो है पैसा हमारे देश में कम दे रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो ये वाले आर्टिकल में बस इसी के बारे में दिया हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग देखते हैं, विंडफॉल टैक्स टू ऐड टू किटी बाई ₹1.3 लाख करोड़। ठीक है, ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। ठीक है, विंडफॉल टैक्स क्या होता है, तो विंडफॉल टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो सेंटर के द्वारा लगाया जाता है डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे। क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में उस पर लगाया जाता है वैसा क्रूड ऑयल जो कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ऑयल जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, ऑयल को हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं और जो ऑयल जो है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, कहाँ से, रशिया वगैरह से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे देश में कंपनी हैं जो ऑयल को क्या करते हैं, ये दूसरे जगह पे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करने लगी और एक्सपोर्ट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगी है। ठीक है, तो जब वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट को जब पता चला तो उन्होंने इस पर टैक्स लगा दिया कि इतना प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ टैक्स हम लोग को, कुछ गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा हो, तो इसके लिए इस पर कुछ टैक्स लग गया। तो ये जो है इसी को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स, जो ऐसे ये पे लगाया जाता है, जो क्रूड ऑयल पे लगाया जाता है जो कि यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, या कोई भी मटेरियल जो यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा हो हमारे डोमेस्टिक देश में प्रिपेयर हो रहा हो और उसको हम लोग बाहर भेज रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, और जिससे जो है पार्टिकुलर किसी कंपनी को फ़ायदा हो रहा हो, वैसे चीज़ पे केंद्र जब टैक्स लगाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। ठीक है, तो ये विंडफॉल टैक्स जो है इससे जो है हम लोग का कलेक्शन ऐसा हो सकता है कि 1.3 लाख करोड़ रेवेन्यू जो है हम लोग का जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था, इसमें बस आपको ये याद रखना कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हम लोग को मिनरल्स देने वाली है ईवी मेकर्स के लिए। ईवी मेकर्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है हम लोग को कुछ मिनरल्स प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कुछ मिनरल्स प्रोवाइड करेगी ऑस्ट्रेलिया। हम लोग के हम इसमें यही दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरा सेट कर लिए सप्लाई करने के लिए कुछ मिनरल्स जो कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को रिक्वायर्ड है और सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड है, जो भी अदर स्ट्रैटेजिक एरिया है उसमें। ठीक है, तो वहाँ के मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बोला है मंडे को कि वो लोग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और ये जो मीटिंग है ये हमारे जो प्रहलाद जोशी हैं कोल एंड माइन के जो मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन दोनों के और ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर हैं वो दोनों के बीच में ये बातचीत हुआ है। हम जानते हैं कि ईवी जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लिथियम जो है वो बहुत अच्छा लिथियम जो है वो सोर्स है। ठीक है, लिथियम जो है वो बेस्ट सोर्स है, तो ये लिथियम कोबाल्ट ये सब जो है वो प्रोवाइड करेगी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ठीक है, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया इसी के बारे में बात की है कि वो जो है
ये सब रिसोर्स जो है इंडिया को देगी, ताकि वो अपना जो एम्बिशन है उसको फुलफ़िल कर सके। इसका जो एम्बिशन है इंडिया का वो ये है कि 2070 तक ज़ीरो ये कर लेना है। ज़ीरो मतलब कि कुछ भी, जैसे कि बहुत ज़्यादा 0% कार्बन जो है, कार्बन फ्री जो बनाना चाहती है हमारे देश को, ठीक है। तो कार्बन जो है बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगा, कोई भी मतलब हार्मफुल नहीं जनरेट होगा। तो उससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि अभी का जो भी व्हीकल्स है उससे क्या होता है कि उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो बढ़ावा दें, ताकि जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे से प्रोटेक्ट रह सके। और मोदी जी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत सारे समिट में जो है बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा जो है इन्होंने साइन किया हुआ है। कॉन्फ्रेंस है, सब में जा कर के बहुत सारा ये साइन किया है कि हम लोग का जो पोल्यूशन है वो उनको रिड्यूस किया जाएगा ये 2070 तक में, और 2030 तक में भी कुछ कुछ को रिड्यूस किया जाएगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस न्यूज़ में इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये एडिटोरियल में आ गए हम लोग। आज बहुत इम्पोर्टेंट आया, तो चलिए समझते हैं। इंडिया नीड्स टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस, ठीक है। इंडिया जो है उसको न्यूट्रिशन में इन्वेस्टमेंट अच्छे से करना चाहिए, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, तो ये जो है यहाँ पे शुरुआत किया गया है कि इंडिया का जो है वो 75th एनिवर्सरी हो चुका है इंडिपेंडेंस का, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम लोग को प्राउड करना चाहिए। बहुत कुछ में हमारा इंडिया जो है वो आगे निकल चुका है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, सब कुछ में आगे निकल चुका है, ठीक है। नॉलेज में भी बहुत आगे है। लेकिन एक चीज़ जो इंडिया अभी भी पीछे है वो है हेल्थ इशू में, ठीक है। हेल्थ इशू में अभी भी इंडिया बहुत पीछे चल रहा है। देखिए यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया हुआ है कि चिल्ड्रन मल न्यूट्रिशन हो रहे हैं, ठीक है, 35.5%। फिर अनीमिया से बहुत लोग जो है, एनीमिया मतलब खून की कमी होना बहुत सारे महिलाओं में देखा जा रहा है, 67.1%। तो ये सब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी है, बहुत सारा देखा जा रहा है। तो ये सब जो है इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारा डिजीज़ हो रहा है, बहुत सारा हाई रिस्क हो रहा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब जो प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, ये सब हमारे देश में दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है, तो गुड न्यूज़ ये है कि इसको लेकर के बहुत सारा हमारे देश में बहुत कुछ नया नया जो है स्कीम्स लाया गया, ताकि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पोषण अभियान भी लाए थे। तो ये सब पोषण अभियान इसलिए था, ये सब कुपोषित लोगों के लिए ही था, जिसको न्यूट्रिशन की कमी है, तो उनको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड जो है वो उन्होंने भी कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशंस किया था, कुछ कुछ स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशंस किया था, ताकि जो है इसमें मतलब कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था, जिसमें कि 1000 डेज के लिए, ऑफ द फर्स्ट 1000 डेज के लिए, ठीक है। मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कुछ कुछ भी लाया गया था, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन्स लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो लोग को जो है मतलब कि वो लोग को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उनका बच्चा जो होता है वो मतलब पेट में ही ये कुपोषित हो जाता है। फिर बाद में उस बच्चे में भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो ये सब जो है, लेकिन इसके लिए पोषण अभियान, पोषण 2.0 ये सब भी लाया गया है। लेकिन जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि और कुछ भी इसके लिए करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन के कारण जो है हमारा देश बहुत पीछे चल रहा है। अभी जो डेटा आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा 1921, अगर हम उसको कंपेयर करते 2015-16 से, तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट जो है वो हुआ है। क्या में हुआ है, तो वो वुमेंस में हुआ है, ठीक है। वुमेंस के एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेज आया है पहले से। क्या क्या चेंजेज आया है, तो वुमेन का जो अपना सेविंग अकाउंट्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा इंक्रीज किया है। पहले 63.0 होता था, अब 78.6% जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट्स है वुमेन लोग के पास, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या है
कि पहले वुमेंस लोग के पास अपना फ़ोन नहीं मतलब फ़ोन नहीं उतना हुआ करता था, बट अब इंक्रीज हुआ है। पहले 45.9% था, अब 54.0% है। ठीक है, पहले जो थी वुमेन का शादी 18 साल के पहले कर दिया जाता था, बट इसमें भी थोड़ा सा हम लोग चेंजेस देखे हैं। पहले 26.8% ऐसा होता था केसेस, बट अब जो है 23.3% है। ठीक है, फिर है वुमेन जो है वो स्कूलिंग सारे को जाने नहीं मिलता था, लेकिन अब इसमें भी इंक्रीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ है जिसमें कि इंक्रीज जो है हम लोग देखे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो महिला जो ये रहती है प्रेग्नेंट रहती है, वो जो 9 मंथ का जो समय रहता है उसके बीच में वो लोग को अच्छे से न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ताकि उनका बच्चा जो है वो अच्छे से बड़ा हो सके। ठीक है, अगर उस टाइम पे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो कुपोषित और या फिर उसमें कुछ डिमेरिट्स जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण बच्चा पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए इस टाइम पे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। फिर चाइल्ड फीडिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है न्यूट्रिशन के कमी के कारण। तो ये इस पूरे आर्टिकल में इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब मुझे ये है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस आर्टिकल में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है द प्रॉब्लम विथ आवर यूनिवर्सिटी विजन। यूनिवर्सिटी विजन से लेकर जो हम लोग का प्रॉब्लम है उसके बारे में इसमें चर्चा की जा रही है। ये जो है किसके रिगार्डिंग है, तो अभी जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया है उसी को लेकर के इस पूरे जो ये है इसमें चर्चा हो रही है। क्या हुआ कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया, जिसमें टॉप 100 में से हम लोग का भी यूनिवर्सिटी था, इंडिया का यूनिवर्सिटी, जिसमें से एक IIT बैंगलोर का यूनिवर्सिटी था। लेकिन ये देखा जा रहा है कि QS जो है QS रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग जो हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें जो जो यूनिवर्सिटी आया है वो सब सेंट्रल जिसको फंडिंग करती है वही सब जो है वो उसमें रैंकिंग में आया, और जो है वो क्या बोलते हैं जो स्टेट फंड करती है वो सब रैंकिंग में नहीं आया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे जो है वो सेंट्रल जो फंड कर रहे हैं वही सब आ रहे हैं, स्टेट जो फंड कर रही है वो सब टॉप नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है उसके बारे में इसमें बात की गई है। ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होता है वो क्या के बेस्ड पे होता है, तो ये एकेडमी रेपुटेशन के बेस्ड पे होता है 40%, फिर एम्प्लॉयर रेपुटेशन 10%, फिर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 20%, ये सब को देखते हुए जो है इसका रैंकिंग किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो को भी देखा जाता है, तो ये सब को देख करके जो है इसका रैंकिंग किया जाता है। इस बार जो है वो रैंकिंग आया था जिसमें कि बेंगलुरु का एक यूनिवर्सिटी जो था वो टॉप किया था। उसके बाद इसमें जो है प्रॉब्लम वही देखा जा रहा है, इस पूरे आर्टिकल में वही बताया जा रहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे जो भी इस बार टॉप किए हैं वो सारे जो हैं वो सेंट्रल के द्वारा उनको फंड मिल रहा है, ताकि वो लोग जो हैं वो अपना जो मतलब यूनिवर्सिटी है उसको अच्छा बना सके। उसके लिए सेंटर जो है वो फंड देती है, तो उससे वो लोग का यूनिवर्सिटी जो है वो और अच्छा होते जा रहा है और उसको जो है मतलब कि वो टॉप रैंक्स में चला जाता है। बट जिसको स्टेट फंड प्रोवाइड कर रही है उसको अभी तक मतलब इस लिस्ट में नहीं डाला गया, उसी के बारे में इसमें चर्चा चल रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें और कुछ देखते हैं जो हमारे ये के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है वो इसमें बोला गया कि 2040 तक जो है इसमें इसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो बहुत सारा मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट जो है वो बन जाएगा 2040 तक। इसका एम है टू इंक्रीज द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% इन 2018 टू 50% बाई 2035। ठीक है, NEP का एम ये भी है टू ये सबको इंश्योर करना बाई 2030 दैट देयर इज एट लीस्ट वन लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हाई एजुकेशन। ठीक है, हाई एजुकेशन जो है हाई एजुकेशन कम से कम एक रहना चाहिए। ठीक है, हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव में जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, हम लोग को हमेशा बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए,
तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये बोला जा रहा है कि ये एम करे, मतलब कि इसका ये एम है कि ये कोशिश करेगा कि जो है हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक मतलब ऐसा यूनिवर्सिटी रहे और बाहर जाने का उतना ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ऐसा इसमें बात किया जा रहा है। जैसे कि ऐसा सच यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये सब जो है, ये सब यूनिवर्सिटी जो है वो सब जो है आ चुकी है। ठीक है, तो इसी टाइप का ऐसा यूनिवर्सिटी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। इस पूरे आर्टिकल में बस इतना ही बताया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है राइट इंटेंट एंड कंफ्यूजिंग कंटेंट। ये क्या है, हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं क्या है, क्या चीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो ये जो है ड्राफ्ट ई वेस्ट के बारे में दिया हुआ है। ई वेस्ट क्या होता है, तो ई वेस्ट जो है, जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं और जब यूज करके हम लोग उसको फेंक देते हैं, मतलब जैसे मोबाइल ख़राब हो गया तो उसके बाद हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो जो वेस्ट हो जाता है उसी को हम लोग ई वेस्ट कहते हैं। ई वेस्ट का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको लेकर के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। तो उसमें जो मतलब कि जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके बारे में बताया गया है। ई वेस्ट मार्केट जो है, जिस तरीके से हमारा बाकी वेस्टेज होता है उसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। किस तरीके से, क्योंकि देखिए इसमें से हम लोग फेंक देते हैं सब कुछ, और इसमें से बहुत कुछ ऐसा होता है जैसे लीड्स वगैरह इसमें रहता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसान करता है। तो अगर हम लोग ऐसे ही फेंक देंगे तो ये जो है हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, ई वेस्ट के बारे में यही दिया हुआ है। और इसमें कहा गया है कि अगर ई वेस्ट को रिसाइकल किया जा सके तो इसको रिसाइकल किया जाएगा। और बोला गया है कि इसमें जितने भी कंपनी जिनका ये मतलब जो ये प्रोवाइड करते हैं मोबाइल वगैरह या जो भी टीवी वगैरह, वो सबको क्या करना है कि वो लोग ही जा कर के कलेक्शन करेंगे ये ई वेस्ट का। ठीक है, ई वेस्ट का कलेक्शन करेंगे ये लोग जा कर के, और इसको पूरी तरह मतलब कि अच्छे से इसको फिर इसको अच्छी जगह पे पहुंचाएंगे ताकि हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचा सके, जो कि हमारे मतलब कि ये एनवायरनमेंट के लिए सही होगा। ठीक है, बहुत सारा अमेंडमेंट जो है इसमें किया गया है। ठीक है, रिसेंटली जो अमेंडमेंट किया गया है वो जो है वो 2022 में किया गया है, जो कि रिलीज़ किया गया है पब्लिक कमेंट्स के द्वारा। ठीक है, पब्लिक कमेंट्स के द्वारा रिलीज़ किया गया था मई में बाय दी एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है इसको रिलीज़ किए थे इस अमेंडमेंट को। ठीक है, तो जो मेजर चेंजेस किया गया है इसमें वो क्या है, तो जो इसमें अमेंडमेंट किया गया है उसका जो मेजर चेंजेस ये है कि जितना भी स्टेट जो प्रोड्यूस कर रहा है ई गुड्स को, उसको इंश्योर करना होगा कि एटलीस्ट 60% जो है इसके प्रोडक्शन का, ई वेस्ट के प्रोडक्शन का, उसको रिसाइकल कर दिया जाए 2023 तक। ठीक है, तो इसमें ये मेजर चेंजेस यही लाया गया है। ई वेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा अलग से भी कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ई वेस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए टॉपिक, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जा सकते हैं। तो पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो ई वेस्ट जो है उसको लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए हैं, उसी के लिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, ई वेस्ट होता क्या है, तो ई वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये डिस्क्राइब किया जाता है जो ओल्ड और एंड ऑफ द लाइफ और डिस्कार्ड इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस होते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते और ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। ये उसी तरह हो गया जैसे बाकी सारे वेस्ट होते हैं जो कि यूज करने के बाद छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, ये कैटेगराइज किया गया 21 टाइप में अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरी। 2 ब्रॉड कैटेगरी में ये 21 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, दूसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कुछ लॉ बनाया गया है 2011 से ही कुछ लॉ बनाया जा रहा है ताकि इस ई वेस्ट को जो है वो मैनेज किया जा सके। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है ई वेस्ट उतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हुआ है। इंडिया का पहला जो ई वेस्ट क्लिनिक है वो कहाँ पर सेटअप हुआ था, तो वो भोपाल मध्य प्रदेश में सेटअप हुआ था। इसका कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ई वेस्ट जनरेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो ई वेस्ट का जनरेशन हुआ है उसके बारे में
According to Central Pollution Control Board, India generated more than 10 lakh tons of e-waste in 2019-20. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया जो है वो 10 लाख टन से ज़्यादा ई वेस्ट जो है उसको जनरेट किया था 2019 एंड 20 में, एंड इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टन्स इन 2017 एंड 18. तो 2017-18 से 7 लाख टन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ. ठीक है. Against this, the e-waste dismantling capacity has not been increased from 7.82 lakh tons since 2017-18. तो 17-18 से जो है उतना इंक्रीज नहीं हुआ था. ठीक है. लेकिन जो है हम लोग देखें कि ये 2019-20 में 10 लाख हो गया. उसके बाद 2018 में द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बोले, ठीक है, क्या बोले वो बोले कि 95% ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया इज रिसाइकल्ड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर एंड स्क्रैप डीलर अनसाइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ इट बाय बर्निंग और डिजॉल्विंग इट इन एसिड्स. ठीक है. तो 95% ऑफ ई वेस्ट है उसको क्या कर दिया जाता है, कोई तो है इनफॉर्मल सेक्टर उसको रिसाइकल कर देती है. ठीक है. कुछ जो है उसको अनसाइंटिफिकली क्या किया जाता है कि उसको बर्न कर दिया जाता है या डिजॉल्व कर दिया जाता है. तो अगर हम ई वेस्ट को जलाते हैं तो उससे भी बहुत सारा टॉक्सिक जो गैसेस वगैरह वो निकलता है, तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल ही हो जाता है. ठीक है. फर्दर जो है वो स्टेप्स लिया गया था साइंटिफिक इन्फोर्समेंट ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ला के. ठीक है. कुछ लाया गया. इट नोटेड द गैप इन द कलेक्शन टारगेट एज अमाउंट ऑफ ई वेस्ट कलेक्शन इन 2018-19. जो गैप था कलेक्शन का 2018-19 में उसको नोट किया गया और उसको लेकर के कुछ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ बनाया गया ताकि जो ये पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके. अब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2016 में आया था वो क्या था, तो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो थी वो नोटिफाई की थी कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो है इस एक्सप्रेस टू ई वेस्ट रूल्स 2011 और 2016 दोनों को मिला दिया गया था. ठीक है. ये सब कुछ हुआ. उसके बाद जो है बस इतना ही, हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि ये न्यूज़ में क्यों है. ठीक है. ये न्यूज़ में क्यों है, फिर ई वेस्ट जो है वो क्या होता है, फिर ई वेस्ट जो है उसका इंडिया में क्या है, कितना ई वेस्ट जो है वो जनरेट हुआ है, फिर उसको लेके क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो हमारे इंडिया में लिया गया है. तो वो सब हम लोग सारा कवर कर लिए. तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं. इन्फोर्सिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन. इसको लेकर के 2-3 दिन से बहुत आर्टिकल्स आ रही है. क्यों है ये न्यूज़ में, क्योंकि 1 जुलाई को प्लास्टिक जो था सिंगल यूज प्लास्टिक वो बैन हो गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है एक बार यूज करना है फिर उसको फेंक देना है. तो वैसे जो प्लास्टिक होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि वो जो है बहुत सालों तक वो रह जाता है, ना सड़ता है ना गलता है, बहुत सालों तक रह जाता है. कल भी इसको ले करके एक आर्टिकल आई थी जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक यूज किया जाता है. तो सबसे ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक जहाँ पे इंडस्ट्रियल काम हो रहा है वहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे तमिलनाडु, केरला, बेंगलोर हो गया, ये सब जगह जो है सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूज होता है. ठीक है. सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है जाके, मतलब कि क्या करता है ये, तो जैसे कि क्या होता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में टूट जाता है. जब वो माइक्रो पार्टिकल्स में छोटा टूट जाता है तो क्या होता है वो जा कर के सी में मिल जाता है, जैसे नदी ओशन वगैरह में जाके मिल जाता है. और वहाँ के जो मतलब जैसे फ़िश वगैरह है वो उसको खा लेती है. जब वो उसको खा लेती है तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग वही फ़िश को पकड़ते हैं, फिर वो फ़िश को हम लोग खाते हैं. तो इनडायरेक्ट वे में वो हम लोग को हार्म करता है. ठीक है. तो वो जो है हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है क्योंकि एकदम छोटा पार्टिकल्स रहता है तो हम लोग देख भी नहीं पाते हैं और वो हमारे बॉडी में चला जाता है. बॉडी में जाके हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्म करता है. तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिमेरिट हो गया सिंगल यूज प्लास्टिक का. तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में अच्छे से बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के बारे में बताया गया है. सबसे पहले है कि अभी स्टोरी क्या हुई है इतना में, तो जुलाई 1 को यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जी ने जो है तो उन्होंने ये किया कि
जो है प्लास्टिक जो है उसको पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। जो भी प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं अगर उनको यूज करते हुए देखा गया तो उनको जो है पेनल्टी लगेगी और जेल वगैरह भेजा जाएगा और बहुत सारे पैसों का मतलब कि उनको देना पड़ेगा। ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक बार यूज करना रहता है और एक बार यूज करके अगर हम उसको फेंक देते हैं तो उसको सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हो गया जैसे कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गया, थर्मोकॉल हो गया जो कि हम लोग डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, प्लेट्स हो गया, कप्स हो गया, ग्लासेस हो गया, ये सब हो गया। अब उसके बाद मिनरल वाटर बॉटल्स जो होते हैं, प्लास्टिक बॉटल, वो सब भी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसान करता है। ठीक है। पैकेजिंग वेस्ट हो गया, बहुत कुछ हम लोग यूज करते हैं पैक करने के लिए, खाना को पैक करने के लिए, तो ये सब भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत नुकसान है। अब नेक्स्ट है हाउ विल द बैन बी इम्प्लीमेंटेड। ये जो बैन हम लोग कर दिया अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो 32 स्टेट्स एंड यूटी हैव रिपोर्टेडली, मतलब सबको बोल दिया गया है कि ये जो फोर्स है उस पर डेडिकेशन देना है। ठीक है। एलिमिनेट करना है सिंगल यूज प्लास्टिक का। ठीक है। ताकि जो है हमारे एनवायरनमेंट को और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम लोग का प्लान है वो गोल जो है वो इम्प्रूव हो सके। कुछ स्टेट है जैसे महाराष्ट्र ऑलरेडी हैव लेजिस्लेटेड बैनिंग द मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज। कुछ स्टेट है जो ऑलरेडी बैन कर चुका है जैसे महाराष्ट्र हो गया। ठीक है। तो वो लोग जो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके तहत जो है अगर कोई भी वायलेशन करता है, ये बैन जो हुआ है अगर उसके खिलाफ जाता है और यूज करता है इसको, तो उसको जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। एक्शन क्या होगा, तो एक्शन ये होगा कि क्या किया जाएगा कि उसको मतलब कि उसको जुर्माना लगेगा। ठीक है। कुछ पैसा देना पड़ेगा और जेल भी भेजा जा सकता है। ठीक है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इन इंडिया। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो है उसका हिस्ट्री क्या है, तो इसका हिस्ट्री यही है कि मतलब बहुत सालों से इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है। बहुत सालों से इसको यूज किया जा रहा है। 2016 में भी प्लास्टिक वेस्ट कुछ अमेंडमेंट किया गया था लेकिन उतना कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है। लेकिन अब जा कर के इस पर पूरी तरह फोकस किया जा रहा है। ठीक है। ये जो है इस पूरे आर्टिकल में बस इतना ही था। मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा से कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो अभी न्यूज़ में है, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो नीड फॉर द स्पेस सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, तो ये जो स्पेस डेब्रिज होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्पेस डेब्रिज क्या होता है। ठीक है। आखिर स्पेस डेब्रिस है क्या, स्पेस डेब्रिस के बारे में इतना ज़्यादा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्पेस डेब्रिस क्या है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि इंडिया जो है उसके लिए क्या क्या कर रही है, तो वो पढ़ लेंगे क्योंकि बाकी सब हमारे काम का नहीं, एग्जाम में बस वही पूछेगा जो इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है। स्पेस डेब्रिस क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग स्पेस में जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के चारों तरफ जो कूड़ा कचरा रहता है उसको हम लोग स्पेस डेब्रिस कहते हैं। अब ये जो कूड़ा कचरा है वो कहाँ से आया, तो जैसे हम लोग कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट का जब ईयर ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म हो जाता है, वो सैटेलाइट स्पेस में ही रह जाता है। इसी तरीके से बहुत सारा देश बहुत सारा सैटेलाइट को लॉन्च करता है, तो वो एक तरह का जो है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है। एक तरह का स्पेस डेब्रिस हो जाता है, ये स्पेस में ही गोल गोल घूमते रहता है। इसी तरीके से बहुत सारा जो है वैसे ऐसे होते होते पूरा कूड़ा कचरा जो है हमारे अर्थ के अगल बगल ऐसे घूम रहा है। ठीक है। अर्थ मतलब यूनिवर्स के अगल बगल ऐसे घूम रहा है बहुत सारा। ठीक है। तो इसी को हम लोग स्पेस डेब्रिस कहते हैं। अब हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो मतलब सिर्फ हमें लोग तो लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा देश है जो लॉन्च कर रहा है इसको, तो वही सारा जितना भी हो गया उसको स्पेस डेब्रिस कहते हैं। ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि स्पेस डेब्रिस क्या होता है। अब हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि स्पेस डेब्रिस के लिए क्या क्या हमारा जो है वो इन स्पेस जो है वो क्या क्या कर रहा है। तो इन स्पेस क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है इसका हेडक्वार्टर में ही मतलब कि इनाग्रेशन हुआ था लास्ट मंथ में। ठीक है।
इसके इंडिया में जो है वो इस स्पेस मतलब ये जो डेब्रिस है उसको हटाने को लेकर के बात हो रही है, क्योंकि ये जो डेब्रिस है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है हमारे जो भी नए नए सैटेलाइट लॉन्च होंगे उसके लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर स्पेस डेब्रिस को हम लोग रिमूव नहीं करेंगे तो जैसे अगर हम लोग कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो उसके बीच में आ जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, जैसे बहुत समय के लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो रुक सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सप्लोजन हो जाए कि अगर दोनों सैटेलाइट और पहले वाला सैटेलाइट दोनों टकरा गया तो दोनों जो है वहाँ पे हमारा मिशन जो है वो स्टॉप हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हो। उसके लिए हमारा जो है एक नेत्र मिशन प्रोजेक्ट नेत्र लाया गया है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा एक प्रोजेक्ट नेत्र लाया गया। चलिए तो इस प्रोजेक्ट नेत्र के बारे में पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट नेत्र क्या है तो मैं शॉर्ट में एक ब्रीफ देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। शॉर्ट नेत्र ये है, ऐसा है जैसे कि अगर कोई स्पेस में अगल बगल में कोई भी स्पेस डेब्रिस अगर घूम रहा है तो ये जो है आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ पर मतलब कि स्पेस में डेब्रिस है, हमारे सैटेलाइट के आसपास डेब्रिस है, तो उसको ले करके हम लोग कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। तो ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नेत्र। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो हम लोग नेत्र प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, या फिर इसको हम लोग स्पेस जंक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या है स्पेस जंक जो है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्या होता है स्पेस जंक या डेब्रिस जो होता है वो, जैसे रॉकेट वगैरह, डेड सैटेलाइट, मैंने बताया कि सैटेलाइट जो जिसका उम्र ख़त्म हो जाता है, जिसका कोई यूज नहीं होता, तो वो स्पेस में ही रह जाता है। फिर सैटेलाइट को हम लोग किसी के रॉकेट के ही माध्यम से ऊपर भेजते हैं तो वो रॉकेट वापस नहीं आता, उधर ही स्पेस में ही रह जाता है। तो ये सब जो है उसको हम लोग डेब्रिस कहते हैं। ठीक है, इस डेब्रिस को टैकल करने के लिए नेत्र प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया। नेत्र प्रोजेक्ट क्या होता है, तो अर्ली वार्निंग होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है स्पेस में जो कि डिटेक्ट करता है डेब्रिस को और अदर हज़ार्ड जो होता है जो इंडियन सैटेलाइट के लिए सही नहीं है, उसके लिए जो है नेत्र प्रोजेक्ट को लाया गया है। ठीक है, नेत्र प्रोजेक्ट जो है इसका ज़रूरत क्या था कि विद द कंट्री लॉन्चिंग मोर एंड मोर सैटेलाइट, क्योंकि बहुत सारा सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है तो सबका जो है सैटेलाइट वो ऊपर ही रह जाता है। तो ये जो है हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है फ्यूचर में, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो ये एक हिंड्रेंस बन जाता है और उसको मतलब कि देरी हो सकता है उसको लॉन्च करने में, या कोलाइसन हो सकता है। ठीक है, तो वही सबको अवॉइड करने के लिए और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे स्पेस एसेट्स को और कोई भी एक्सप्लोजन्स हो उसको बचाने के लिए इसरो ने नेत्र प्रोजेक्ट का जो है वो ये किया है। ठीक है, शुरुआत किया है। उसके बाद नेत्र प्रोजेक्ट क्या है, तो नेत्र प्रोजेक्ट जो है वो स्पॉट करेगी अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है कोई, तो वो भी बता देगी तुरंत कि यहाँ पे जो है वो डेब्री मतलब कोई भी वार्निंग जो है वो डेब्रिस है या कुछ भी हज़ार्ड पार्टिकल्स है तो उसके बारे में बता देगी। अब 3400 किलोमीटर तक का भी बता देगी। ठीक है, और इक्वल टू द स्पेस ऑर्बिट 2000 किलोमीटर तक के अराउंड भी अगर कुछ वैसा रहेगा तो ये इसरो जो है वो बता देगी। ठीक है, उसके बाद इसरो के बारे में इतना ही था। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी हमारे स्पेस एसेट को और फोर्स मल्टीप्लायर्स को। ठीक है, कोई भी अटैक्स अगर होता है तो वो सबसे भी हम लोग को अर्ली वार्निंग मिल जाएगा तो हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, करंट सिनेरियो क्या है इसका, तो करंट सिनेरियो ये है कि एट प्रेजेंट जो है इंडिया यूज कर रही है मल्टी ऑब्जेक्ट टैकलिंग रेदर एट श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश बट इन लिमिटेड रेंज। अभी तो ये लोग जो है लिमिटेड रेंज वाला यूज करिए, बट सून जो है ये लोग नेत्र प्रोजेक्ट यूज करते हुए नजर आएगी। यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आ चुका है इससे रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है, 2016 में आया है। द मंगलयान लॉन्च बाय इसरो, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन मेड इंडिया एंड सेकेंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए। सेकेंड है मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 and 3 ओनली। 1 and 3 ओनली, तो इसमें तो 2 ही दिया हुआ है, थर्ड इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड इसमें नहीं दिया हुआ है, सॉरी, और इसमें थर्ड नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये इन द कंटेस्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज भुवन रिसेंटली इन द न्यूज़। 2010 का क्वेश्चन है, भुवन क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अ जियो पोर्टल ऑफ इसरो विथ 3D इमेजिनिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है वो आया था यूपीएससी में। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसरो जितना भी मतलब कि रिलेटेड जितना भी वर्ड्स है, जैसे कीवर्ड्स है, उससे पूछ देता है। अब इसी तरीके से ये जो डिब्रो है उसके बारे में पूछ सकता है कि ये क्या से रिलेटेड है, तो हम लोग को पता रहेगा कि डेड सैटेलाइट है, स्पेंड रॉकेट है, फ्रैगमेंट ऑफ द स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसी को डेब्रिस कहते हैं। तो हम लोग ईजिली टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जो हमारे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए वो ये यूपीआई के बारे में। यूपीआई हम लोग बहुत यूज करते हैं, तो इसमें जो है यूपीआई जो है यूपीआई बेस्ड पेमेंट हम लोग बहुत कर रहे हैं। तो यूपीआई बेस्ड पेमेंट का जो खासियत वो ये है कि अब क्या कर दिया गया है कि अगर आप पेटीएम भी यूज कर रहे हैं, अगर मैं पेटीएम यूज कर रही हूँ और आप जो है अगर कोई और यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप गूगल पे यूज कर रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो ये क्यों कर पा रहे हैं, तो हम लोग यूपीआई जो है हम दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो उसके हेल्प से कर रहे हैं। यूपीआई में हमारा देश जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। देखा जा रहा है कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि 10 लाख मतलब 10,41,520 करोड़ जो है ट्रांजैक्शन मई में देखा गया है। ठीक है, जो कि किया गया किसके द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा यूपीआई का जो है यूज करके किया गया। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बहुत बार ऑनलाइनर में पूछ देता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। फिर यूपीआई जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स ले लेते हैं। यूपीआई जो है वो 2016 में लॉन्च किया गया था। ऑपरेट किया जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म हुआ था 2009 में। ठीक है, ये अंडर में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ठीक है, इसका गोल क्या है, टू क्रिएट द पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना पेमेंट में। ठीक है, यूपीआई जो है वन ऑफ द टॉप ऑपरेटिंग मतलब सोर्स है, मतलब सब लोग इसी को यूज करते हैं। यूपीआई जो है इंडिया में ब्रॉडली यूज किया जा रहा है। ठीक है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, हम लोग सबसे ज़्यादा यूपीआई का ही यूज करते हैं। यूपीआई जो है उससे क्या होता है कि यूपीआई जो है इसमें जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम लोग दूसरा पेमेंट से यूज करते हैं, अगर मान लीजिए डेबिट कार्ड से यूज करें या क्रेडिट कार्ड यूज करें यूपीआई से, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व अ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं मतलब लेता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, तो एक ऐसा फ़ी है जो कि अगर हम लोग कुछ पे कर रहे हैं तो बैंक जो है कलेक्ट करने से पहले काट लेती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया है और अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं मतलब पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, पेमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो 99 रुपया जो है वो प्रोडक्ट के लिए चला जाता है और एक रुपया जो है वो चला जाता है बैंक ले लेता है। ठीक है, तो बैंक काट लेता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट अब नहीं लेता, तो नो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। तो यही एक यूपीआई ट्रांजैक्शन का फ़ायदा देखा जाता है। ठीक है, अभी जो है पॉपुलरली यूपीआई का यूज़ किया जा रहा है हर छोटे छोटे जगह पे। ठीक है, यूज किया जा रहा है। जैसे सब्जी भी जो बेचते हैं वो भी यूपीआई पेमेंट अब लेने लगे हैं। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी से लेके छोटे छोटे लोग जो है वो अब यूपीआई लेने लगे हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, बस ओनली डिवाइस नीडेड टू कंप्लीट ए ट्रांजेक्शन। इस पूरे ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, बस मोबाइल की ज़रूरत होती है और उसके बाद आप यूपीआई पेमेंट जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बैंक अकाउंट को आपको इससे लिंक करना होगा, जो आपका अपना पर्सनल बैंक अकाउंट होगा आप उसको उससे लिंक कर दीजिएगा। और जो भी आप जैसे गूगल पे अगर यूज करना चाहते हैं तो आप गूगल पे यूज कर सकते हैं, पेटीएम यूज करना चाहते हैं तो पेटीएम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो है 2019 से ही गूगल जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है यूएस फेडरल रिजर्व को कि वो लोग भी जो है यूपीआई से ही पेमेंट करें। ठीक है, यूपीआई को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में बहुत आगे चला गया है। हमारा जो है बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, यूपीआई ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं और इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में बहुत सारे इनोवेशंस भी किया गया है। ठीक है, बहुत सारा इनोवेशंस किया गया है। हम लोग यूपीआई को अब क्रेडिट कार्ड से भी लिंक कर सकते हैं। 123 पे है जो पीपल को अलाउ करता है कि बिना स्मार्टफोन का भी वो लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, बट ओनली ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन्स टू यूज यूपीआई यूजिंग मिस्ड कॉल्स।
मतलब कि अगर आपके पास बहुत अच्छा स्मार्टफोन नहीं है तब भी आप जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 123 पे एक न्यू आया है, वो ऐसा अलाउ करता है, ठीक है। वन टाइम पेमेंट होता है ये, ठीक है। इसमें आप लोग जो है मर्चेंट जो है वो QR जनरेट करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड। हम लोग वहाँ जाते हैं, जैसे दुकान में गए वहाँ QR कोड लगा रहता है, हम लोग अपने मोबाइल से उसको स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए ईजी हो गया है ये सब अब के ये में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अब आसान हो गया किसी भी चीज़, और अब हम लोग ईजिली जो है वो पेमेंट कर सकते हैं अपने, मतलब कि पहले की तरह नहीं है कि हम लोग बैंक गए पैसा निकाल रहे हैं तब पेमेंट कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं करना है। अब हम लोग कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं UPI का मदद लेकर, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया हुआ था, तो उसको अच्छे तरीके से समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।